Hello students, in the last lecture we were discussing about factors which govern the physical state of a substance. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो हमने दो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फैक्टर होता है थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर दिए जा रहे हैं और आपको ये बताना है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट विल बी एक्टिंग इन दीज सब्सटेंसेस। सो नाइट्रोजन गैस, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। तो ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। आपको बताना है ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, इनके बीच में बताना क्या इंटरैक्शन होगा। नेक्स्ट इज HCl। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज CH3NH2 मीथेन एमीन। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका आपस में किस तरीके से इंटरैक्शन होगा ये बताना है। एंड लास्ट इज क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई। हमें सिर्फ इतनी ही चीजें गिवन है। तो देखो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई कर सकते हो। तो यहां पर देखो सबसे पहला हम देखते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बच्चों। तो ये दोनों सेम एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। दोनों एटम सेम है मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, सेंटर में रहेगा दोनों के बीच में। इस वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, कोई भी पोलैरिटी नहीं रहेगी, ये डाइपोल मूवमेंट आएगा 0 और ये मॉलिक्यूल रहेगा नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, इट इंटरैक्ट्स थ्रू लंडन फोर्सेस। तो आपको ये पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, लंडन फोर्सेस जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में लंडन फोर्सेस से इंटरैक्ट करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया इस फर्स्ट क्वेश्चन का। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में देखो हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जो है ये भी कैसा रहेगा, ये भी सेम एटम से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम रहेगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा और ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, नॉन पोलर। तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, इट इंटरैक्ट थ्रू लंडन फोर्सेस। अब चलते हैं तीसरे पे। तो तीसरे मॉलिक्यूल में देखो बच्चों HCl, दो अलग अलग एटम्स आ गए। दो अलग अलग एटम्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहेगी, डिफरेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देगा। इस वजह से इसकी तरफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इधर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया, पोलर। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर है तो ये भी पोलर होगा और पोलर मॉलिक्यूल पोलर के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल पोलर है मतलब इसके अंदर एक डाइपोल आ गया। इसके डाइपोल को कैसे शो करते हैं, तो हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था पिछले चैप्टर में। हाइड्रोजन की तरफ टेल, क्लोरीन की तरफ हेड। ऐसे ही ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी एक डाइपोल है। इसके डाइपोल को शो करेंगे इसी तरीके से। ये दोनों डाइपोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस वजह से यहां पर इंटरैक्शन को क्या बोला जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो क्या है, मीथेन एमीन। अब बताओ मीथेन एमीन के मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा। तो देखो यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो बच्चों इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड।
आपको एक बात समझाई थी, जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा होता है तो ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ, तो इसका हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इसके बॉन्ड को पोलर बना देता है। पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, अब इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को दूसरे मॉलिक्यूल का जो नाइट्रोजन होता है जिसपे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करने लगता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन की अगर बात आती है तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कहीं इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा तो कोई बॉन्ड नहीं है जहां पर हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो। अगर मॉलिक्यूल में ऐसा कोई बॉन्ड है तो बच्चों उसमें समझ जाना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में CHCl3। अब बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो CHCl3 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, 3 क्लोरीन के एटम और 1 हाइड्रोजन का। तो देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ा है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, तो ये डाइपोल बन गए इस बॉन्ड के अंदर। डाइपोल किसकी तरफ रहेगा, क्लोरीन की तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे ही यहां पर भी और ऐसे ही यहां पर भी, तीनों बॉन्ड नीचे की तरफ है तो इन तीनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, नीचे की तरफ। अब इस बॉन्ड को देखो, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, कार्बन ज्यादा था, तो इस बॉन्ड का डाइपोल कहां रहेगा, कार्बन की तरफ। तो ये बॉन्ड जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है और रिजल्टेंट भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर, और इसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो ये बगल वाला मॉलिक्यूल जो होगा इसका वो भी पोलर रहेगा, और पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, डाइपोल की तरह। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक डाइपोल है, यहां पर भी एक डाइपोल है, तो डाइपोल डाइपोल के साथ इंटरेक्शन कौन सा करता है, इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स रहेगा। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूल जो है उसकी शेप अगर आपको निकालनी आती है तो शेप निकाल के और आप जो है वो ये बता सकते हो कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, पोलर रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। पोलर अगर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नॉन पोलर अगर है लैंडन फोर्सेस, और मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को पास लेके आता है। चलिए अब चलते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर इज थर्मल एनर्जी। क्या होती है थर्मल एनर्जी, देखो इस चीज को हम समझते हैं। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट या फिर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ या मॉलिक्यूल्स के पास, उसको बोला जाता है थर्मल एनर्जी। डेफिनेशन क्या हो जाती है, एनर्जी possessed by the molecules of a substance due to temperature which results into the movement of molecules। तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से, और इस एनर्जी की वजह से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। जब मूवमेंट होगी तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। दिस एनर्जी टेंड्स टू सेपरेट
टेंड्स टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स। तो ये एनर्जी क्या करेगी? ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का काम करेगी, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कर रहा था? नोट करना बच्चों इस पॉइंट को, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का काम कर रही है, मतलब उनको दूर ले जा रही है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन brings the molecules close। तो ये दो ओपोजिंग फोर्स हो गए, एक दूर ले जाना चाहता है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, तो सपोज ये हमारे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है, एक फोर्स तो इनको दूर करने की बात कर रहा है, कौन सा फोर्स है? ये थर्मल एनर्जी। और दूसरा फोर्स क्या कर रहा है? इनको पास लाने की बात कर रहा है, ये कौन सा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोनों ओपोजिंग फोर्स हो गए। अब ये दोनों ओपोजिंग फोर्स, इनकी जो भी वैल्यू होती है किसी भी सब्सटेंस में, उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्टेट मिलती है। अगर किसी सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है और उसकी थर्मल एनर्जी जो है वो कम है मॉलिक्यूल्स की, तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास पाए जाते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर। और जितना ज्यादा पार्टिकल क्लोज रहेगा उतना ही हमारा सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट की तरफ जाएगा। तो देखो सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो है वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा है? ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज एंड थर्मल एनर्जी इज लो। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर बहुत ज्यादा है और थर्मल एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स की वो कम है। कोई सब्सटेंस अगर गैसीय स्टेट में है तो इसका मतलब पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा दूर हैं और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ना के बराबर है। अट्रैक्शन इज वेरी लो। और थर्मल एनर्जी क्या होती है? गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, इसका मतलब इनकी थर्मल एनर्जी जो है वो हाई रहती है। थर्मल एनर्जी यहां पर हाई रहती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका कम है, थर्मल एनर्जी ज्यादा है। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा था, थर्मल एनर्जी कम थी। लिक्विड जो होते हैं, ये तो था सॉलिड, ये थी गैस, इसका मतलब लिक्विड जो होते हैं इनकी, इन दोनों की वैल्यू क्या पाई जाती है? इंटरमीडिएट। ना तो ये बहुत ज्यादा कम रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो उतने ज्यादा क्लोज नहीं है, और ना ही ये इसकी तरह जो है वो बहुत कम रहने वाला है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? सॉलिड से हाई, सॉलिड से ज्यादा होगी थर्मल एनर्जी यहां पर, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी हायर देन सॉलिड्स। तो जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, हीट करने का मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज करना। थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे तो जो है पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, ये पार्टिकल्स जो है मूव करना शुरू कर देंगे ज्यादा, तो ज्यादा मूव करेंगे तो इनको भाई जगह चाहिए मूव करने के लिए, तो जगह चाहिए तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेंगे, और जब इतना डिस्टेंस ये बना लेंगे तो ये किस स्टेट में चले जाएंगे? लिक्विड स्टेट में। तो जैसे जैसे हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, हम उसको थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से मोशन बढ़ता है, मोशन बढ़ेगा तो पार्टिकल्स को अपने बीच में गैप बनाना पड़ेगा मूव करने के लिए, गैप बढ़ेगा तो सब्सटेंस की स्टेट में चला जाएगा लिक्विड स्टेट में। और ज्यादा हीट करोगे, और ज्यादा हीट करोगे तो मोशन और ज्यादा बढ़ेगा, मूवमेंट और ज्यादा होगी, और ज्यादा मूवमेंट होगी तो स्पेस और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा स्पेस बढ़ेगा तो पार्टिकल्स जो है वो इतनी दूर चले जाएंगे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और फिर हमारा सब्सटेंस जो है वो किस स्टेट में चला जाएगा? गैसियस स्टेट में।
अगर इसको ठंडा कर दिया जाए, गैस को ठंडा कर दिया जाए और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास आते हैं। ठंडा भी कर रहे हो, ठंडा करने का मतलब है थर्मल एनर्जी घटाना, तो ठंडा करते हैं, थर्मल एनर्जी घटाते हैं। प्रेशर अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स को पास लेके आते हैं, तो फिर से क्या हो जाते हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर गैस को कंडेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, मतलब उसकी थर्मल एनर्जी कम करनी पड़ेगी। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में गैप कम करना पड़ेगा। गैप कम कैसे करोगे, प्रेशर अप्लाई करके, हाई प्रेशर। तो ये दो काम करोगे तो गैस जो है वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होगी किस स्टेट में चली जाएगी, मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाएंगे कि वो लिक्विड वाली रेंज में चले जाएंगे और इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो इस वजह से गैसेस कंडेंस हो जाती है। अब अगर लिक्विड जो है उसको भी तुम ठंडा कर दो, तो जैसे हम वाटर जो है उसको फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होता है, हम उसको ठंडा कर रहे होते हैं। ठंडा करने का मतलब उसकी थर्मल एनर्जी कम कर रहे होते हैं, तो थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर रहे होते हैं। यहां पर हम थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं जब हम इसको कूल कर रहे हैं, तब थर्मल एनर्जी कम करोगे तो मूवमेंट कम हो जाएगा। मूवमेंट कम हो जाएगा तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और भी ज्यादा पास ले आएगा पार्टिकल्स को, और फिर से वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। तो जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं मतलब हम उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं। थर्मल एनर्जी बढ़ाने का मतलब है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ाना। जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो मतलब हम उसकी थर्मल एनर्जी कम कर रहे हैं, और थर्मल एनर्जी कम करने का मतलब है पार्टिकल्स की स्पीड कम करना, उनका मोशन जो है उसको रिड्यूस करना। साथ साथ अगर हम प्रेशर भी अप्लाई करने लग जाएं तो वो पार्टिकल्स जो है वो पास आ जाते हैं, और पास आ जाते हैं तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम इन दो फोर्सेस को बैलेंस करते हुए फिजिकल स्टेट चेंज करते रहते हैं। सॉलिड से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड से आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट बाय इंक्रीजिंग द थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे ही उल्टा प्रोसेस भी कर सकते हैं, गैस से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, जस्ट बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ये तीनों स्टेट जो है वो क्या हो जाती है, इंटर कन्वर्टेड। तो ये था बच्चों हमारे दो फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें इन तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया। अब हमें सिर्फ गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है यहां पर। अदरवाइज पहले जो थे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट्स इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती थी हमें। आज हम पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट को। गैसियस स्टेट, किसी भी सब्सटेंस को आप गैस कब बोलते हो, तो अभी आपको बताया था जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, बहुत कमजोर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक या लो एंड थर्मल एनर्जी इज वेरी हाई। तो उस फिजिकल स्टेट को हम क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट। अब ये जो गैस होती है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये शो करती हैं। तो हमारे सराउंडिंग में क्या है, गैसेस ही प्रेजेंट है। हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, गैसेस का इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो गैस जो है हमारे सराउंडिंग में, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है वो हम गैस को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि गैस जो है उसकी कोई फिक्स्ड शेप, साइज या वॉल्यूम नहीं होती। जिस भी कंटेनर में इसको डालते हो उसी कंटेनर की शेप, साइज और वॉल्यूम ये अटेन कर लेती है। सो पहला पॉइंट जो है, गैस हैज नो फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तो बच्चों ये पॉइंट तो है, हम जो है वो जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है और इसके अंदर जो है वो आई होप आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। चलो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है गैस के बारे में, तो देखो गैस के बारे में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोग जानते हो। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम गैस का टेम्परेचर कम कर देते हैं और प्रेशर हाई कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं। पास आने का मतलब कंप्रेस करना, और कंप्रेस करने का मतलब क्या है, गैसेस आर कंप्रेसिबल।
तो गैसेस जो है बड़े, इनको बड़े इजीली आप कंप्रेस कर सकते हो। तो गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हाई प्रेशर के ऊपर क्या करना, प्रेस करना, दबाना। तो आप किसी चीज को प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और उसको दबाने लग रहे हो, तो जितना ज्यादा दबाओगे उतने ही ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास आएंगे। ठीक है, तो गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं आप। गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो मान लो अगर तुम्हारे पास एक सिलेंडर है जिसमें 10 लीटर गैस जो है वो ट्रैप्ड है, इस 10 लीटर गैस को आप दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, 2 लीटर तक वॉल्यूम चली जाती है। तो 10 लीटर से 2 लीटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है जो गैस थी हमारी इस कंटेनर के अंदर, इसको जब हम कंप्रेस करने लगते हैं तब। ठीक है, तो इतना ज्यादा वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज देखने को मिल जाता है हमें गैस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, गैस जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। लेकिन लिक्विड जो है वो इतने कंप्रेस नहीं होते। लिक्विड्स जो है उनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है और सॉलिड जो है उनकी बहुत कम होती है। ठीक है, तो गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में चेंज शो करती हैं जब उनको प्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है तब। चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है भाई। अब देखो इस प्रॉपर्टी को हम जो है वो आगे यूज भी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, तो मैं यहां पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूं इस प्रॉपर्टी को। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, प्रेशर का अगर हम मैथमेटिकली देखें तो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसी फॉर्मूले से समझते हैं प्रेशर क्या होता है। हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो है एलपीजी भरी हुई है। तो एलपीजी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिस भी मॉलिक्यूल से ये गैस बनती है, वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है और थर्मल एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा है। थर्मल एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब मोशन ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, और मूवमेंट ज्यादा होगी तो ये पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहेंगे। अब मूव करके कहां जाएंगे, इस कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे। बाहर तो निकल नहीं सकता, तो इसकी कंटेनर की दीवारों के साथ जो है वो टकराता रहता है गैस का मॉलिक्यूल। अब अगर दीवार के साथ टकराएगा तो मैं इस वॉल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने 1 मीटर स्क्वायर लिया है क्योंकि ऐसा यूनिट ले रहा हूं मैं। अदरवाइज आप इसको सीजीएस सिस्टम में लोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, तो उसके हिसाब से फोर्स आ जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। 1 मीटर स्क्वायर एरिया मैंने ले लिया इस सिलेंडर का। इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स इस दीवार से टकराए? तो ये मॉलिक्यूल्स जब दीवार के साथ टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, ये फोर्स अप्लाई करेंगे। कोई भी चीज जब किसी के साथ टकराती है तो वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और फोर्स जो है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो जितने भी फोर्स से टकराए, जितने भी पार्टिकल्स इस एरिया के अंदर टकराए, इस कंटेनर की दीवार से, उन्होंने फोर्स एक्सर्ट किया। ये फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन में। इस फोर्स की वैल्यू पुट करो यहां पर, एरिया की वैल्यू पुट करो यहां पर, क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या होगी प्रेशर की? प्रेशर की डेफिनेशन हो जाती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। दिस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? तो देखो बच्चों, प्रेशर जो है इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट दिए मैंने यहां पर दोनों, तो ये क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की यूनिट होती है एंड दिस इज दी एसआई यूनिट। नोट कर लेना इस चीज को। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पास्कल। ये जो है इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च वगैरह की थी गैसेस के ऊपर, तो इस वजह से उनको रिस्पेक्ट के तौर पे उनके नाम को एक यूनिट का दर्जा दे दिया गया। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसको हम 1 पास्कल बोलते हैं। तो साइंटिस्ट जो थे उनका नाम पास्कल था, इस वजह से इस यूनिट को जो है वो हमने 1 पास्कल के बराबर माना। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये भी नोट कर लेना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पास्कल। चलो अब देखो बच्चों, एक और यूनिट है जो इससे बड़ी है, एसआई यूनिट से बड़ी है। इसको हम बोलते हैं 1 atm।
तो जब आपके पास प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है, ऐसा यूनिट के अंदर अगर हम ले उस प्रेशर की वैल्यू को तो काफी ज्यादा वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए हमने एक और यूनिट बना दी जो इससे बड़ी है, एंड दिस इज कॉल्ड एटीएम। 1 एटीएम का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, हमें ये पता है कि हमारी अर्थ के बाहर एक गैस का कवर है, इस गैस के कवर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अभी आपको क्या बात बताई मैंने, गैसेस जो हैं वो इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और मूव करने की वजह से वो किसी चीज से टकराते हैं तो वहां पर एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो हमारे ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे बगल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी कंटिन्यूअसली हमसे टकराते रहते हैं, और टकराते रहते हैं तो ये भी हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते रहते हैं। वो प्रेशर जो है उसको हम मेजर करते हैं इस यूनिट में। ये प्रेशर जो यहां पर हमारे ऊपर लग रहा है, जो एटमॉस्फेयर इस टाइम पर हमारे ऊपर लगा रहा है, ये इतना ज्यादा प्रेशर है कि हमें एक नई यूनिट बनानी पड़ गई 1 एटीएम। और अगर इस 1 एटीएम को हम एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 101325 पास्कल। तो देखो यहां पर ऑलमोस्ट जो है वो 1 मिलियन 1 एटीएम जो है वो किसके बराबर हो गया, 1 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इतना हाई प्रेशर जो है वो क्यों आ रहा है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर गैसेस जो है उनका ये जो कवर है ये काफी बड़ा है। ठीक है, हमारे ऊपर बहुत सारी गैसेस जो है वो प्रेजेंट है इस टाइम पर, और वो हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई करती रहती हैं। तो इस प्रेशर को अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूं तो ये प्रेशर जो आता है, ये इतना प्रेशर आता है एसआई यूनिट में जो हमारे ऊपर काम कर रहा है। अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू एट सी लेवल। जब मैं अर्थ की सरफेस बोलता हूं तो इसका ये मतलब है कि जहां पर पानी भरा हुआ है वहां की बात हो रही है, सी लेवल की। ठीक है, तो ये जो है ये एक इवन सरफेस होती है। जो ओशियंस है हमारे, वो सभी ओशियंस, उन सबके अंदर पानी, उनके सबके अंदर पानी का लेवल जो है वो सेम है, लेकिन लैंड मास जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं पर पहाड़ आ जाता है, कहीं पर जो है वो एकदम से प्लेन आ जाता है। ठीक है, कहीं पर प्लेटू टाइप में चीज बनी हुई है। तो लैंड मास जो है वो इवन नहीं है, हमारी धरती की सरफेस इवन नहीं है। कहीं पर तो एकदम से प्लेटू आ जाएगा, फिर पहाड़ आ जाएगा, फिर उसके बाद में जो है वो प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सी का लेवल जो है वो सारे के सारे सी जो है उनका लेवल कॉमन है। तो सी लेवल के ऊपर वैल्यू रहती है ये 1 एटीएम। अगर आप सपोज ये सी लेवल है, सी लेवल से हम चले माउंटेन रीजन की तरफ, हिमालयाज की तरफ, तो हिमालय के पास जाके क्या हो जाती है, हमारी हाइट बढ़ जाती है। तो सी लेवल यहां पर वैल्यू कितनी थी, 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब हमारी हाइट बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर हम ऊंचाई पर जा रहे हैं। ऊंचाई पर जाओगे अगर तुम यहां आ गए तो तुम्हारे ऊपर अब गैसेस का कवर क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे जैसे आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, हिमालय रीजन स्टार्ट हो जाता है, वहां पर जो है वो हाइट ज्यादा होती है। हाइट ज्यादा होने की वजह से ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घट जाता है। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं और कन्याकुमारी की बात करूं तो कन्याकुमारी में हमारे ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर की गैसेस बहुत ज्यादा है। इस वजह से वहां पर हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो काम करता है वो है 1 एटीएम। अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू आ जाती है 101325। लेकिन जैसे जैसे मैं माउंटेन रीजन की तरफ जाता हूं, माउंटेन रीजन की तरफ जाने की वजह से मेरी हाइट बढ़ती है, सी लेवल से हाइट बढ़ती है, तो मेरे ऊपर जो गैसेस का कवर था वो कम हो जाता है। गैस का कवर कम हो जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो माउंटेन के पास जाने की वजह से, हाइट बढ़ने की वजह से रिड्यूस हो जाता है। हो सकता है ये 0.6 एटीएम हो, या हो सकता है ये 0.5 एटीएम हो। तो प्रेशर चेंज हो जाता है जैसे ही हमारी हाइट चेंज होने लगती है तब। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मैक्सिमम रहता है सी लेवल पे। कितनी वैल्यू होती है, 1 एटीएम। एसआई यूनिट में क्या वैल्यू होती है, 101325 पास्कल या फिर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक तो एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई, एक पास्कल आ गई, और एक हमने यहां पर बड़ी वैल्यू अगर आती है तो उसको हम एटीएम के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल के बराबर होता है।
चलो अब देखो, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए? तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज डन बाय यूजिंग बैरोमीटर। 8th क्लास से पढ़ने लग रहे हो इस चीज को, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है वो बेसिकली हम इस तरीके से डायग्राम बनाते थे 8th क्लास के अंदर कि भाई एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, इसके अंदर ये जो है मरकरी कॉलम भरा हुआ है, ये सारा लिक्विड मरकरी है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, इस मरकरी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, दबाव डालता है, और इस दबाव की वजह से जो मरकरी का कॉलम है वो इस यू ट्यूब में राइज करता है। ठीक है, तो हमने ये 1 atm वैल्यू जो है ये इस बैरोमीटर का यूज करके निकाली। तो बैरोमीटर जो है उसमें लिक्विड मरकरी, लिक्विड Hg भरा हुआ होता है इस कंटेनर के अंदर, और एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगी होती है जिसपे होती है मार्किंग। अब ये जो मार्किंग है ये होती है mm में, मिलीमीटर। तो भाई जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है वो यहां पर दबाव डालेंगी, इसके ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगी। क्यों अप्लाई करेंगी? अभी आपको बताया था, गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जब लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे तो एक फोर्स अप्लाई होगा, और इसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? प्रेशर। तो हवा की गैसेस जो है वो यहां पर प्रेशर लगा रही है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लिक्विड को कॉलम जो है वो राइज कर रहा है इस ट्यूब के अंदर। कहां तक राइज करता है ये? तो देखो ये राइज करता है 760 mm तक। 760 mm जो है वो हाइट इस लिक्विड कॉलम की राइज हो जाती है। राइज इन हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इज इक्वल टू 760 mm। तो अब इस चीज को जो है वो मुझे क्या करना है? प्रेशर में कन्वर्ट करना है। तो देखो प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रेशर का अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं H इंटू रो इंटू जी। ये जो 760 mm राइज हुआ हाइट में, मरकरी के हाइट के अंदर, ये किसके बराबर है? ये बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, ये जो गैसेस प्रेशर लगा रही है, इसके बराबर है। कैसे आया? देखो 760 हाइट में इंक्रीज हुआ, ये जो कॉलम है मरकरी का, यहां से लेके और यहां तक, अगर इस मरकरी के कॉलम का वेट निकाला जाए तो क्या आएगा? तो वेट ऑफ मरकरी कॉलम कितना आ जाएगा भाई? जितनी हाइट है इस मरकरी कॉलम की वो मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, तो हाइट डेंसिटी जी। हाइट का मतलब क्या हो गया? हाइट का मतलब यहां पर मान लो लेंथ, और ये जो ट्यूब होती है बच्चों, ये चीज नोट कर लेना, ये जो ट्यूब होती है इसका एरिया जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट को मैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया? ये आ गया हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जब मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाता है? मास। तो हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी का मतलब हम मास की बात कर रहे हैं। किसका मास? इस मरकरी का मास जो ये कॉलम में राइज हुआ था, और जब इसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया? वेट ऑफ मरकरी कॉलम। तो हवा ने कितना प्रेशर लगाया इस मरकरी पे? जितना मरकरी कॉलम यहां पर राइज हुआ और उसका जो वेट था उसके बराबर। भाई आपके पास एक तराजू है, इस तराजू के अंदर इधर जो है वो गैस दबाव डाल रही है, तो ये वाला कॉलम जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद जो है वो एक जगह पर जाके बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने का मतलब क्या हो गया? अब इस चेंज के बाद इधर हवा जो दबाव डाल रही है वो इस लेवल के बराबर है। ठीक है, यहां पर भी यही चीज हो रही है, इधर से हवा दबाव डाल रही है, इधर मरकरी जो है वो राइज कर रहा है। कब तक राइज करेगा? जब तक ये प्रेशर और इसका जो वेट है, इसका खुद का जो वजन है
वो बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही इसका प्रेशर इसके वेट के बराबर हो जाएगा, ये राइज होना बंद हो जाएगा। टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा अगर सोचोगे इस चीज को तो आराम से समझ में आएगी। मैं दबाव डाल रहा हूं और कोई दूसरी चीज उठ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, किसी वेट को उठा रहे हैं हम, तो हम इधर से कितना दबाव डालेंगे उतनी ही वो चीज उठेगी ऊपर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं उठ पाएगी। तो यहां से गैस प्रेशर डाल रही थी, मरकरी राइज कर रहा था। कितना मरकरी राइज करेगा? जितना दबाव डालोगे। दबाव को बढ़ाओगे मरकरी और ऊपर जाएगा, दबाव को कम कर दोगे मरकरी की हाइट ज्यादा नहीं उठेगी। तो ये प्रेशर जो है वो इस मरकरी कॉलम के वेट के बराबर आ गया, ठीक है। इस वजह से ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि ये जो मरकरी कॉलम है इसका वेट इधर है H इंटू रो इंटू जी, और ये किसके बराबर है? ये प्रेशर जो ये गैसेस अप्लाई कर रही है इधर से, इसके बराबर है। सो प्रेशर ऑफ गैस अप्लाइड इज इक्वल टू राइज इन मरकरी कॉलम। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो रो और जी है, जी तो हमारा कांस्टेंट हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाती है। ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी, और डेंसिटी ऑफ मरकरी की वैल्यू जो होती है 13.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू फिक्स रहती है। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रेशर को जब रिपोर्ट करते हैं तो हम इस रो और जी को क्या कर लेते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं एच जी। तो देखो ये प्रेशर जो है इसको जब आप मेजर करेंगे तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको बोला जाएगा 760 mmHg। तो 760 जो था वो राइज था मरकरी कॉलम के अंदर। तो मैं यहां पर पूरा प्रेशर कैलकुलेट नहीं करता, बल्कि मेरे पास एक और यूनिट होती है प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर बैरोमीटर यूज किया जाए तब, ठीक है। और इस यूनिट जो है इसको हम कैसे लिखते हैं? mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg। तो Hg का मतलब क्या है? यहां पर डेंसिटी और G इन दोनों का मल्टीप्लाई और करना है इधर। तो हमने टाइम बचाने के लिए, सिर्फ कंपैरिजन की करने के लिए हमने ये एक नई यूनिट बना ली, ठीक है। तो जब भी बैरोमीटर का यूज किया जाता है, जब भी बैरोमीटर का यूज किया जाता है, हमारे पास हमेशा मरकरी कॉलम का जो राइज होता है, जो हाइट होती है, इंक्रीज होती है जो मरकरी कॉलम की, उसको एक्सप्रेस किया जाता है। और कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो तीसरी यूनिट जो है वो हमें यहां पर पता चल जाती है बैरोमीटर का यूज करके, एंड दिस इज mm ऑफ Hg। तो एक तो यूनिट हो गई हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हमने पास्कल भी बोला। एक हमारे पास यूनिट हो गई ATM जो 101325 पास्कल के बराबर कह लो, या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर कह लो। एक हमारे पास यूनिट आ गई प्रेशर की 760 mmHg। अब देखो बच्चों, जब भी मरकरी का कॉलम इतना राइज होता है तो वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? एटमॉस्फेयर इतना दबाव डालता है कि मरकरी जो है वो 760 mm तक राइज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये कितनी थी? 760 mm। मरकरी यूज किया था, इस वजह से क्या लिखेंगे इसको? प्रेशर इज इक्वल टू 760 mmHg। तो अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 1 atm जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो हमारे पास ये यूनिट्स आ गई। अब एक और यूनिट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। ये यूनिट जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पे है, बैरोमीटर। तो इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या आता है? बार। तो अगर मैं इस 1 एटमॉस्फेयर को ऐसे लिख दूं 1.01325 इंटू 10 की पावर 5, तो हमने अभी तक इस यूनिट में कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको लिखने का तरीका चेंज किया है। अब देखो एक और यूनिट हमने बना रखी है, जब आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो ये हमारे पास एक और यूनिट आ जाती है। ये यूनिट जो है इसको भी हम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस यूनिट से और इस यूनिट से क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है 1 बार इज इक्वल टू
10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाती हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इतने तरीके हैं हमारे पास प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए। वी कैन एक्सप्रेस इट इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी कैन एक्सप्रेस इट इन पास्कल्स, वी कैन एक्सप्रेस इट इन मिलीमीटर ऑफ Hg एंड वी कैन एक्सप्रेस इट इन बार। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी जो गैसेस एग्जिबिट करती हैं। अब मैं अगर इस चीज को अप्लाई करूं तो सपोज मेरे पास एक बैलून है, इस बैलून के अंदर हमने गैस भर रखी है, तो अब उस गैस का प्रेशर आप इनमें से किसी भी यूनिट में इजीली बता सकते हैं, क्योंकि आपको कन्वर्जन्स जो है, जो रिलेशन होती है कन्वर्जन की, वो अभी हमने करनी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो गैसेस जो है वो एग्जिबिट करती है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, डेंसिटी। तो देखो बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इस वजह से इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ना के बराबर होता है। तो जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर होते हैं तो उनके बीच में खाली जगह बहुत बच जाती है, और खाली जगह बच गई इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गई। तो अगर डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका है? गैस के पार्टिकल्स का मास, इसकी बात हो रही है। खाली जगह जो है उसका तो यहां पर कोई लेना देना है नहीं, हमें तो सिर्फ गैस का मास जो है उससे मतलब है, तो क्योंकि हम गैस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का मास लिया जाएगा और वॉल्यूम ली जाएगी, जो ये सभी मॉलिक्यूल्स इनके बीच में जितना भी गैप था, ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास, तो इस वजह से डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो। गैस इज वेरी लो। तो ध्यान रखना, डेंसिटी गैस की कम क्यों है? क्योंकि ये स्पेस बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया जो खाली पड़ा हुआ है, जहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं आया। तो मास तो बहुत कम है क्योंकि पार्टिकल्स काफी दूर दूर थे, लेकिन स्पेस उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर रखा है, इस वजह से डेंसिटी क्या रह जाती है? लो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजन। हम घर पे बच्चों पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, तो मंदिर में आपने अगरबत्ती जलाई, थोड़ी देर बाद में क्या होता है? उस अगरबत्ती की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। और गैसेस का डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड के डिफ्यूजन और लिक्विड के डिफ्यूजन से बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी ज्यादा है। थर्मल एनर्जी ज्यादा होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब मूवमेंट फास्ट है। तो मूवमेंट फास्ट है, इसी वजह से कुछ ही देर बाद पूरे घर के अंदर जो है वो अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। आप कमरे के अंदर डीओ स्प्रे करते हैं, थोड़ी ही देर बाद बगल वाले रूम के अंदर वो स्मेल पहुंच जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा फास्ट मूव करते हैं क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है। थर्मल एनर्जी ज्यादा है इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इस वजह से स्पीड ज्यादा है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको गैसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। Diffusion of gases is very fast as compared to solid और liquid, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स जो है उनकी थर्मल एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी गैसेस की थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये हो गई बच्चों कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो बच्चों, हम जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए गैस के ऊपर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्वेशंस जो भी आती हैं उन एक्सपेरिमेंट्स की, उनको रिकॉर्ड करते हैं, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ लॉज दिए गए हैं। दे आर कॉल्ड गैसियस लॉज। ठीक है, तो गैसियस लॉज क्या है? लॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस।
ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑन गैसेस, इनको बोलते हैं गैसियस लॉज। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला लॉ आता है जिसको बोला जाता है बॉयल्स लॉ। क्या होता है बॉयल्स लॉ? तो देखो इस चीज को हम पढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है बॉयल। इन्होंने स्टडी किया गैस को। जब ये गैस को स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने प्रेशर जो है इसको रखा कांस्टेंट। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक बैलून है। इस बैलून को मैंने एक ऐसे स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। ये बॉक्स जो है इसके अंदर ये बैलून फिट हो जाता है। तो इस बैलून के अंदर हमने गैस फिल कर रखी थी ताकि ये जो है वो इस शेप के अंदर बना रहे। और ये गैस जो है वो यहां पर क्या कर रही होगी, एक प्रेशर अप्लाई कर रही होगी इस बैलून की दीवारों पे। तो इस गैस का प्रेशर जो है वो हमने क्या मान लिया, प्रेशर इज P। ठीक है, अब कोई बच्चा आया, शैतान बच्चा, और इस डब्बे के ऊपर बैठ गया। तो डब्बे के ऊपर जब वो बैठ जाता है तो वो क्या करता है, वो प्रेशर अप्लाई कर देता है इस बॉक्स की वॉल्स के ऊपर। अब वॉल क्या करेगी, वॉल इस बैलून को दबाएगी, प्रेस करेगी, तो बॉक्स जो है वो नीचे की तरफ आएगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ गया। अब देखो इस चेंज के अंदर क्या दिखाई देता है, जब ऊपर जो था कुछ भी नहीं रखा था तो प्रेशर जो था, जो भी था बैलून का प्रेशर और इसकी वॉल्यूम जो भी थी वो वॉल्यूम रही होगी V। लेकिन जब इसके ऊपर कोई बच्चा आके बैठ गया, मतलब उसने प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया, तो बलून कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने का मतलब वॉल्यूम रिड्यूस्ड। अब गुब्बारा उतना बड़ा नहीं रहेगा जितना पहले था। क्यों? क्योंकि प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया था। अब ये चेंज होते टाइम टेम्परेचर सेम रहा था। ठीक है, तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी चीज के ऊपर जहां पर गैस प्रेजेंट है तो वहां पर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला। इस चीज को हम यहां पर इसके अंदर करके देखते हैं। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक गैस जो है वो फिल कर रखी है। अब ये जो गैस फिल कर रखी है इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखी है। तो ये पिस्टन भाई यहां पर थी और ये गैस जो थी इसकी वॉल्यूम जो आ रही थी वो थी V। ठीक है, इस V वॉल्यूम के ऊपर ये गैस जो थी वो प्रेशर अप्लाई कर रही होगी कुछ दीवारों के साथ। तो वो प्रेशर जो था वो कितना था, जो भी गैस का प्रेशर रहा होगा। तो जब ये पिस्टन यहां पर थी उस टाइम पर बाहर से जो प्रेशर काम कर रहा था दैट इज इक्वल टू P। तो एक्सटर्नल प्रेशर बोलूंगा मैं इसको, P एक्सटर्नल, ये हमारा P था। अब हमने क्या किया, बाहर से प्रेशर जो है इसको बढ़ा दिया। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर को अगर मैं यहां पर P1 मान लूं और मैं ये दोबारा जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, जब प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, इसको अगर मैं P2 मान लूं तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस इनिशियली तो क्या था, इनिशियली प्रेशर जो बाहर से काम कर रहा था दैट वाज P1 और उस टाइम पर ये गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी ये हमने मान ली V1। फिर मैंने क्या किया, फाइनली मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज्ड, और प्रेशर इंक्रीज करके कितना कर दिया, P2। तो भाई बाहर से जब प्रेशर बढ़ाओगे तो पिस्टन कहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ आएगी तो अब गैस को ज्यादा जगह नहीं मिल पाएगी, गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो प्रेशर बढ़ाने के बाद जो वॉल्यूम आ रही है दैट इज इक्वल टू V2। तो अब बॉयल जो है इन्होंने इस चीज को स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, जब प्रेशर को कम करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तब। और इसी को कहते हैं बॉयल्स लॉ। किसी भी गैस की वॉल्यूम उसके प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की वॉल्यूम कम हो जाएगी, गैस जो है वो दबेगी। गैस का प्रेशर कम कर देंगे, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है तो गैस फैल जाएगी।
फैल जाएगी मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए, ये चेंज करते टाइम तब, और इसको क्या कह देते हैं हम, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं इस ऑब्जर्वेशन से, तो क्या आ जाएगी, तो यहां पर इस ऑब्जर्वेशन से बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट आ जाती है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pressure of gas at constant temperature. This is called Boyle's law. अब ये बॉयल्स लॉ जो है, इसकी इक्वेशन अभी हमने लिखी थी, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लिखो या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिखो, एक ही बात है। क्या चीज कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है, इसकी जगह मैं एक कांस्टेंट लगा दूं, तो V इज इक्वल टू K इंटू 1/P, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो एक कांस्टेंट लगा दिया इस प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को हटा के, तो V इज इक्वल टू K इंटू 1/P। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, और इसी इक्वेशन को यूज करके हम एक ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, तो देखो ये इक्वेशन जो है इसको डाल देना इक्वेशन फर्स्ट। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं यहां पर, v इज इक्वल टू K इंटू 1/P। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब इक्वेशन सेम ही है, कोई चेंज नहीं किया है, जीरो ऐड कर दिया इसमें। ये देखो ये बनाना है y एक्सिस पे, ये m, ये x और ये c, तो ये क्या आ गई, ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, y एक्सिस पे बनाओ v, x एक्सिस पे बनाओ 1/P। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आया, 0, और स्लोप क्या है, m क्या होता है, m स्लोप होता है, और c क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन कहां से शुरू होगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 0, 0 क्या होता है, ओरिजिन, तो लाइन यहां से शुरू होगी। स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो स्लोप जाएगा ऊपर की तरफ। तो इस लाइन का स्लोप किसके बराबर रहेगा, k के बराबर। k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। y एक्सिस पे क्या लेना है, v, x एक्सिस पे क्या लेना है, 1/P। तो ये ग्राफ बन गया इस इक्वेशन का यूज करके। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इक्वेशन फर्स्ट इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट कैन आल्सो बी रिटन एज v इज इक्वल टू K इंटू 1/P था, इस पे P को इधर लेके आओ, P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। अब देखो ये बन जाती है इक्वेशन सेकंड, और यहां से आ जाता है एक और ग्राफ। इस इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिख दूं, PV इज इक्वल टू K प्लस 0 इंटू P, ठीक है, 0 इंटू P। तो 0 इंटू P का मतलब प्रेशर की कुछ भी वैल्यू रखो, ये 0 ही रहेगा हमेशा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 को K में ऐड कर रहा हूं, तो मतलब वही इक्वेशन है मेरे पास जो ऊपर लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करके ग्राफ बनाऊं, और ग्राफ अगर ऐसे बनाऊं mx प्लस c, तो फिर से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर y एक्सिस पे क्या रखना है, pv, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये y एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या रखना है, p। तो लाइन जो है वो कहां से शुरू होगी, वो किसी इंटरसेक्शन पॉइंट से शुरू होगी। अब ये वैल्यू 0 नहीं है, तो ये वैल्यू जो भी है, मान लो 5 है तो 5 वाले पॉइंट से शुरू हो जाएगी, 6 है तो 6 वाले पॉइंट से शुरू हो जाएगी, 10 है तो 10 वाले पॉइंट से शुरू हो जाएगी। और लाइन का स्लोप क्या रहेगा, 0। स्लोप 0 होने का मतलब tan थीटा 0, मतलब लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये ग्राफ आता है PV वर्सेस P का। तो ये ग्राफ जो है वो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन देगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ व्हिच इज द करेक्ट ग्राफ फॉर PV वर्सेस P, बताओ कौन सा सही ग्राफ है। 4 शेप दे देगा, एक शेप ऐसी दे देगा जिसमें PV और P लिखा होगा इधर, ठीक है, एक शेप जो है वो ऐसी दे देगा, एक शेप जो है वो ऐसी दे देगा, एक शेप ऐसी दे देगा, और एक शेप जो है वो तुम्हारे पास ऐसी दे देगा। तुम्हें सही ग्राफ बताना होगा, तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये इक्वेशन जो है वो लिखनी आती है और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करनी आती है, तो PV वर्सेस P ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल टू दिस प्रेशर एक्सिस। सेकंड ग्राफ आ गया यहां पर हमारे पास। अब अगर हम यहां पर
प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या आया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू 1/p। ये दोनों कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हम ग्राफ बनाए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कह लो या वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर कह लो, ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ जो होते हैं वो हमेशा ऐसे आते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीजें अगर ऐसी है कि एक न्यूमरेटर में और दूसरे डिनोमिनेटर में और तुम इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे हो, तो वो ग्राफ हमेशा इसी शेप का आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अंदर हमने इक्वेशन क्या देखी? PV इज इक्वल टू K, जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी। तो बच्चों, आपको जो है वो क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे? क्वेश्चन में दिया जाएगा आपके पास एक गैस है और वो गैस जो है वो इनिशियल कंडीशन पर प्रेशर अप्लाई कर रही है P1 और वॉल्यूम है उसकी V1। फिर हमने क्या किया? हमने उस गैस का प्रेशर जो था उसको बढ़ा दिया। फाइनल कंडीशन क्या हो गई? फाइनल कंडीशन हो गई गैस की, प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गई V2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट। कब तक? जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक। आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो प्रेशर जो है वो तुम्हारा अगर तुमने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम तुम्हारी कम हो जाएगी। वॉल्यूम जो है V1 जो है वो क्या रहेगी? V2 से ज्यादा, ठीक है। और अगर प्रेशर को कम कर देते हो, P2 जो है वो अगर छोटा आ गया P1 से, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो P1 और V1 की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट K के बराबर आएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और P2 और V2 की वैल्यू भी क्या आएगी? K के बराबर आएगी, क्योंकि K जो है वो टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो गैस को आप चाहे दबा रहे हो चाहे उसको एक्सपैंड कर रहे हो, जब तक तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब P1 V1 जो है और P2 V2 बराबर रहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ। तो ये हो गया हमारा पहला लॉ। चलो एक न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज के ऊपर। हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी है 120 ml, ठीक है। 120 ml का सिलेंडर है, इसके अंदर कोई गैस भर रखी है। टेम्परेचर ले रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है यहां पर गैस का वो है 750 mmHg। हमने इस गैस को एक दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया। ये दूसरा सिलेंडर जो है इसकी वॉल्यूम है 180 ml। अब बताओ इसके अंदर प्रेशर कितना होगा इस गैस का? तो ये सिचुएशन कैसी आ गई? ये सिचुएशन आ गई, हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक गैस है। पहले तो इस गैस की वॉल्यूम कितनी थी? 120 ml थी और प्रेशर कितना था? 750। हमने क्या कर दिया? इस पिस्टन को पीछे खिसका दिया। पीछे खिसका दिया तो वॉल्यूम बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 180 ml हो गई, अब वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है। अब हमें बताना है प्रेशर कितना होगा। तो अभी फॉर्मूला क्या बताया? ये जब तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, दोनों सिलेंडर का टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम तुमने बढ़ा दी तो प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन का यूज करके। लगाओ इक्वेशन, क्या आता है आंसर देखो। तो P1 V1 की वैल्यू अप्लाई करते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 हमें निकालना है, वॉल्यूम कितनी है? 180 ml थी दूसरे सिलेंडर की वॉल्यूम। यहां पर प्रेशर कितना था? 750। वॉल्यूम कितनी थी सिलेंडर की? 120 ml। तो निकाल लो ये प्रेशर कितना आएगा? 750 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 180। जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या रहेगी? mmHg। तो इस तरीके से बच्चों हम बॉयल्स लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बॉयल्स लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम होता है जब तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तब तक। इस वजह से प्रेशर को हम कम करें ज्यादा करें, वॉल्यूम उसी हिसाब से चेंज होती रहती है और प्रोडक्ट जो है वो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का सेम रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।